हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट नंबर 22 हम लोग देखेंगे। तो इसमें 191 नंबर क्वेश्चन से लेके 200 नंबर क्वेश्चन तक दिए गए हैं और इनके बीच की जितनी भी थ्योरी होगी हम लोग जरूर देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 191 नंबर क्वेश्चन। इसमें 1829 ईस्वी में 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, तो सबसे पहले तो आप नाम याद रखेंगे राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसको विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था, जिसके शासनकाल में 1829 में सती प्रथा को रोक दिया गया और इसको एक विधिवत कानून बना दिया गया कि अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सजा का प्रावधान बनाया। ठीक है, वैसे हम सती प्रथा के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, आपको इसके बारे में पता भी है। सबसे पहले आप बताएंगे अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है मौखिक रूप से और लिखित रूप से, लेकिन इसका कोई उदाहरण प्राप्त अगर होता है सही तरीके से तो प्राप्त होता है हमें 510 में भानुगुप्त के एरडबलिक से प्राप्त होता है। ठीक है, और हर्षवर्धन की माता यशोमती के सती होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा जो राजा के जो सेनापति थे उनके मर जाने पे उनकी पत्नी के सती होने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 192 नंबर क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर को क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर कर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहेंगे कि बलि प्रथा का अंत, जो नर बलि थी वो बलि प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय था होर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होर्डिंग सेकंड मत करना, होर्डिंग सिर्फ लिखा होगा तो लगा देंगे आप किसको, होर्डिंग का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इस प्रथा का समर्थन किया था खोंड जनजाति ने, और पूछ लेगा इस प्रथा को बंद करने का विरोध किसने किया था? तो वो जनजाति थी खोंड जनजाति। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, खोंड जनजाति ने इसका विरोध किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आ जाता है बालिका वधू का, तो उसमें भी ध्यान रखेंगे विलियम बेंटिक का नाम। ठीक है, बालिका वधू का जो विरोध किया था किसने किया था, मतलब कि इस प्रथा को रोकने का काम किसने आता है? तो इस प्रथा का अंत भी किसने किया था? विलियम बेंटिक ने ही अंत किया था। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, सती प्रथा, बालिका वधू दोनों किए थे विलियम बेंटिक ने, लेकिन बलि प्रथा को रोका किसने था? तो हार्डिंग ने। और इस प्रथा का समर्थन किया था खोंड जनजाति ने। इसीलिए पूछते हैं इस प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो खोंड जनजाति ने इसको रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, अब आते हैं 192 नंबर क्वेश्चन में। कलकत्ता नगर को किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो इस नाम को तो आपको जानते हैं, कोलकाता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? कोलकाता नाम दिया गया है। हालांकि एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि कोलकाता शहर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो नाम आता है जॉब चारनाक का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जॉब चारनाक का। अब ऐसा क्यों कहा गया? इसके पहले क्या कलकत्ता था? नहीं था, कलकत्ता शहर था कलकत्ता, लेकिन ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे जिसे बोलते थे गांव टाइप में। ठीक है, तो इसमें थे कालीकट, गोविंदपुरी, एक और था सुतानाती गांव। इन तीनों को मिला दिया और कलकत्ता के संस्थापक बन गए कौन? जॉब चारनाक बन गए। इसलिए कहा जाता है इन गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। ठीक है, अब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1700 में की थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और फोर्ट विलियम के जो मैन थे वो थे चार्ल्स आयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन कलकत्ता से होता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो कौन सा गार्डन है, बढ़िया सा नाम आता है उसका, नहीं याद आ रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता में। और क्वेश्चन पूछता है इसको बनवाया कब था? 1900 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को, 1900 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था इसको। ठीक है, हालांकि कर्जन का काल था, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कर्जन काल था, कर्जन का काल आपको याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। 1899 से लेकर 1905 तक था इसका कार्यकाल।
ठीक है, ध्यान रखना 1905 तक। आगे बढ़ते हैं 193 नंबर क्वेश्चन में। हड़प्पावासी किस धातु लिखा हुआ है, तो आप तुरंत लगा देंगे कांसा। ठीक है, हालांकि इनके समय की जो पहले खोजी जा चुकी धातु है उनसे मतलब नहीं है, इन्होंने सबसे पहले कांसा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसका यूज किया था, कांसा का। हालांकि जौ भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, कपास की खेती भी सर्वप्रथम इन्होंने ही स्टार्ट की थी, ध्यान रखेंगे। हालांकि चेस जो खेलते हैं हम लोग, चेस की स्टार्टिंग भी इन्होंने की थी। ठीक है, मुद्राएं भी इन्होंने चलाई थी। काफ़ी कुछ यहाँ मिला था हड़प्पा में, आपको पता है। लोथल से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए, हा से हर्षवर्धन और हा से हेनसांग। जो बच जाता है फाइयान, वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय, ध्यान रखेंगे। इन्हीं को विक्रमादित्य कहा गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, और फा से याद कर लेना फो क्यू की, और जो बुक बच जाती है उसका नाम है सी क्यू की, इनकी बुक है। ठीक है, दो क्वेश्चन है दोनों टाइप के, याद कर लीजिए। हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, और जो बच जाता है तो इनका नाम है फा से, तो इनकी बुक का नाम कर लो फो क्यू की। जो बच गई बुक हैंसांग की, सी क्यू की। ठीक है, दोनों को याद कर लें इस तरह से। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। हालांकि ईस्ट सिंह भी चीनी यात्री था, ध्यान रखेंगे। ईस्ट सिंह भी 700 के आसपास चीनी यात्री था, ये आया था 700 ईस्वी के आसपास ये आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 700 के आसपास, क्या इसका एग्जैक्ट लिख लीजिए, 677 में आया था ये। ठीक है, 677 में आया था ये, ध्यान रखेंगे इसी को। ठीक है, और हर्षवर्धन काल पूछे जैसे, तो 606 से 647, मैंने कई बार करा चुके हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है, हाँ, और हैंसांग की पूछ लेगा तो 629 में आया था ये, 629 में आया था ये, और 643 में गया था ये। ठीक है, और अगर फाइयान का पूछ लेगा तो फाइयान का काल था 399 से लेके 414 तक, 15 साल तक रहता। 414, 414। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 15 साल रहा था लगभग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब चीनी यात्री थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और कुछ जानना हो तो हैंसांग को जो है, हैंसांग को नीति का पंडित बोलते हैं, शाक्य मुनि बोला गया है इसी को। ठीक है, नीति का पंडित लिख लेना इसको, नीति का पंडित, शाक्य मुनि कहा गया इसी को, शाक्य मुनि कहा गया इसी को। ठीक है, और यात्रियों को राजकुमार कहा गया इसी को, हैंसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार, ये सब नाम इसको दिए गए हैं। हालांकि दोनों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, और ये जो शिक्षण और शिक्षा लेने और देने दोनों का काम किया था उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, हालांकि ये बुद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए इंडिया आए थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को किसने पराजित किया था। देखिए, इसकी अच्छी सी स्टोरी हम पूरा बना के आपको समझाएंगे इसके बारे में। चालुक्य जो राजा थे, एक मिनट रुकना जरा, देखिए समझिए इसके बारे में। एक तरफ थे चालुक्य, कौन थे, चालुक्य। ठीक है, दिख रहा है, और एक तरफ थे पल्लव। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि पल्लव वंश की नींव किसने रखी थी, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, बताना है आपको। ठीक है, और चालुक्य की बता देना किसने स्थापना की, दोनों की स्थापना आपको बतानी है कमेंट में। ठीक है, आप देखिए, इसमें एक शासक थे पुलकेशियन सेकंड, और इस समय इनके शासक थे महेंद्र वर्मन। कौन थे, महेंद्र वर्मन। ये मैंने सब करा चुके हैं, आप चाहो तो हिस्ट्री का जो नोट्स आपके पास बना हो उसको देखिएगा। ठीक है, पुलकेशियन सेकंड और इधर थे महेंद्र वर्मन। तो पुलकेशियन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को 615 से लेकर 616 तक एक युद्ध लड़ा और इसमें हरा दिया। हालांकि पल्लव की जो जगह थी, पूरी पल्लव की जगह पे पूरा कब्जा कर लिया किसने, पुलकेशियन सेकंड ने। ठीक है, पुलकेशियन सेकंड ने महेंद्र वर्मन के राज्य पे कब्जा कर लिया एक समय तक। अब महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे उनका नाम था नरसिंह वर्मन। क्या नाम था, नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन का उदय होता है, और ये 616 से लेके पूरा 630 तक ये कब्जा करे रहते हैं। कौन, चालुक्य के शासक पुलकेशिन सेकंड पल्लव पे पूरा कब्जा करे रहते हैं। लेकिन
नरसिंह वर्मन ने इनके राजधानी में सीधा अटैक किया, अपने यहाँ अटैक नहीं किया, अपने यहाँ को आज़ाद नहीं कराया, और सीधे इनकी राजधानी में अटैक किया और पुलकेशिन सेकंड को बंदी बनाया और इनको मार दिया नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन का कार्यकाल पूछ लें 630 से लेके रहता है 668 तक, 630 से लेके 668 तक कार्यकाल रहता है इनका, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब पुलकेशिन सेकंड ने उत्तर भारत के सबसे प्रतापी शासक, उत्तर भारत के सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन को हराया था। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसका अभिलेख है? तो बोलते किसका अभिलेख है? तो बोलते हैं किसका है कि ये अभिलेख है किसका? पुलकेशिन सेकंड के एक दरबारी कवि थे, नाम आता है रवि कीर्ति, उनका अभिलेख है। क्या नाम है? रवि कीर्ति, उनका अभिलेख है, ध्यान रखेंगे। या तो पुलकेशिन सेकंड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? रवि कीर्ति मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। नदी कौन सी थी जहाँ रहा था? नर्मदा। नदी कौन सी थी? नर्मदा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, किसको कब आया था? 630 से लेके 634 तक युद्ध चलता है ये, 630 से लेके 634 तक। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने पल्लव के राजा महेंद्रवर्मन को हरा दिया और 615 से लेकर 630 तक ये कब्जा कर रहते हैं। कहाँ पे? पल्लवों पे। लेकिन इनका बेटा महेंद्रवर्मन का बेटा होता नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसने क्या किया? पुलकेशिन सेकंड को हराया और बातापी में इनको हराने के बाद जब इनको, इनकी राजधानी थी बातापी, और बातापी में कब्जा कर लिया और उपाधि कौन सी ली थी? बातापी कोंड की। बातापी कोंड की उपाधि धारण की थी किसने? नरसिंह वर्मन ने। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसने हरा दिया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन है 196। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? ठीक है। अब देखिए, इसका नाम आते ही आप समझ जाएंगे कि नाम आता है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT का। ये एक ऐसा सुल्तान रहा है, ये एक ऐसा सुल्तान रहा है जिसने कई विरोधाभास सहे थे, ठीक है। एक तो पहली बात तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने वाला सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे विद्वान शासक था, लेकिन इसने जो भी काम किए सब के सब उल्टे हुए, इसीलिए इसे विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है। 1325 से लेकर 1351 तक कार्यकाल था इसका, 1325 से लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल था। और इसने जितने भी फैसले लिए वो कहीं ना कहीं मैनली तरीके से इसका जो है गड़बड़ ही रहे, ठीक है। ध्यान रखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब मैनली समझिए, मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के जो ठट्टा जगह थी, यहाँ पे जब आक्रमण करने जाता है तो यहीं पे ये बीमार पड़ जाता है, वहीं मारा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी, सिंध में ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठट्टा देख लीजिए, था और टा, ठीक है, ठट्टा मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक सिक्का चलाया था जिसका नाम ही रखा था तांबा, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। तांबा का प्रचलन किया था इसने। 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल था, इतना काफ़ी है जानने के लिए, ठीक है। फिर कभी बता देंगे। 197 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का आपको पता है कौन था? तो इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। इसको हराया किसने था? बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में, ठीक है, पानीपत में हरा दिया इसको। पूछ लेगा कि लोधी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आता है बहलोल लोधी का, ठीक है। नाम किसका आता है? बहलोल लोधी का, ठीक है। नाम किसका आता है? बहलोल लोधी का। लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ कौन? इब्राहिम लोधी हुआ है, ठीक है। ध्यान रखोगे, हराया कब? बाबर ने हराया 1526 में, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में हरा दिया, ठीक है। इसमें एक शासक और हुआ है, सिकंदर लोधी, बहुत शासक मान हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए इसका चाचा था दौलत खान लोधी, चाचा था इसका दौलत खान लोधी। और एक पंजाब का इसी का सूबेदार था, इब्राहिम लोधी का सूबेदार था, जिसका नाम आता है कि आलम खान लोधी। क्या नाम आता है? आलम खान लोधी, आलम खान लोधी।
इन दोनों ने इसको बुलाया था। हालांकि राणा सांगा का नाम कभी कभी ले देते हैं लोग, राणा सांगा का नाम गलत लेते हैं क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में हरा चुका था। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। ठीक है, राणा सांगा का नाम एकदम गलत तरीके से लिया जाता है। चित्तौड़ के शासक राणा सांगा का नाम गलत लिया गया है जहाँ भी लिया गया है, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे गुस्सा वाला शासक कौन था, सबसे अहंकारी शासक कौन था, सबसे जिद्दी सुल्तान कौन हुआ है? तो इब्राहिम लोदी हुआ है। ध्यान रखो इसी को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 198 नंबर, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि अपनी बुक में लिखा है? तो वो थे बाबर। बाबर की बुक थी बाबरनामा। बाबरनामा, ठीक है, इसी में इसका जिक्र किया गया है, ध्यान रखोगे। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 में होता है फरगना में। 1483 में फरगना में होता है। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर ने पहला आक्रमण 1519 में किया था बेरा किले में। बेरा कह लो या फिर क्या बोलते हैं इसको, बाजौर। ठीक है, बेरा का हो या बाजौर का हो। ठीक है, यहाँ पे 1519 में पहला अटैक किया था। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, बाबर ने 1526 में अपना 5वां आक्रमण किया था इस चीज़ के लिए, 1526 में। और पानीपत के फर्स्ट युद्ध में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। ठीक है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। 1494 में ये फरगना की गद्दी पे बैठा था। 1494 में ये फरगना की गद्दी पे बैठा था। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, हालांकि जो बाबर था ये पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का ये 14वां वंशज था। इसीलिए से कहा गया चगताई तुर्क कहा गया था। क्या कहा गया था? चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। पूरा एक बार बता देंगे बाबर के बारे में, अकबर पूरा मुगल वंश एक बार पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। आप परेशान ना होना, बिल्कुल तरीके से अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह की मानता का गोतक क्या है? देखिए, शेरशाह की मानता का मेनली था प्रशासनिक सुधार। ध्यान रखोगे। हालांकि इसने हुमायूं के खिलाफ विजय बयान किया था, ये भी इम्पोर्टेंट आता है, लेकिन मेनली आता है प्रशासनिक सुधार। ध्यान रखो इसीलिए इसीलिए अकबर का पूर्वगामी किसे कहा गया है? अकबर का पूर्वगामी किसे कहा गया है? पूर्वगामी किसे कहा गया है? तो शेरशाह सूरी को कहा गया है। हुमायूं के शेरशाह सूरी के समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी। टोडरमल ने भी इनके यहाँ काम किया था, बाद में उनके यहाँ काम किया जाके। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूछ लेगा तो कब आया था? तो एक युद्ध था चौसा का 1539 और एक था बिलग्राम का 1540। इन दोनों युद्धों में हराया। बिलग्राम के कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। 1540 और 1539 इन दोनों युद्धों में हरा दिया। हालांकि 1540 का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 1540 में हुमायूं भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। शेरशाह सूरी ने एक बात ध्यान रखना कि चांदी का रुपया चलाया था इसने, जिसे चांदी का सिक्का चलाया था इसने। अब व्यवस्था प्रशासनिक पूछेगा तो मेनली इसने बंगाल में जो अस्थिरता चल रही थी उस समय की बंगाल की अस्थिरता को समाप्त कर दिया था और बहुत बढ़िया व्यवस्था लागू कर दी थी बंगाल में। इसीलिए इसे प्रशासन का महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। इसीलिए इसे प्रशासनिक सुधार का गोतक कहा गया है। ध्यान रखोगे इसी को। ठीक है, डाक व्यवस्था भी इसके समय बहुत मेन काम की थी। किसान के लिए किसान कल्याण विभाग की स्थापना की इसने। ठीक है, और रोहतासगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण इसने कराया था। इसका जो मकबरा है वो एक ध्यान रखोगे कहाँ बना हुआ है? सासाराम में। कहाँ बना है? सासाराम में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह के मकबरे की आकृति कैसी है? तो अष्टभुजाकार है। कैसा है? अष्टभुजाकार है। और एक तालाब है उसी के बीच बना है ये। ठीक है, अष्टभुजाकार है और एक तालाब है उसके बीच बीच बना हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूछी गई है। ठीक है, तो इसका कौन था? तो नाम आता है किसका? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वैसे वैसे यही आता है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये हेस्टिंग गलत लिख किया है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखोगे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए समझिए इसके बारे में। देखिए सबसे पहले कौन बनता है? क्लाइव। कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कैनिंग।
ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। क्लाइव बनता है कब? 1757 के बाद, ठीक है। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ये बन जाता है। हेस्टिंग कब बनता है? तो बनता है, हेस्टिंग कब बनता है? 1777 के एक्ट के बाद। और ये बनता है कब? 1833 के बाद। ये बनता है कब? 1858 के बाद, ठीक है। ध्यान रखोगे। ये क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये क्या था? इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। ये कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किसी को शेयर कर दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी इससे। और उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। इसको लिखना पड़ता है पहले, उसके बाद इसको आपको बताने के लिए क्या क्या बताना है इम्पोर्टेंट, इसको तैयार करना पड़ता है। कई तरीके से तैयार करते हैं इसको, उसके बाद इसकी प्लानिंग करने के बाद इसको तैयार करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम जाता है। आप लोग चाहें तो इसको शेयर करके किसी का भला भी कर सकते हैं और मेरा भी फ़ायदा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।